Good morning to all. Today we are going to start a new topic and we will complete it fastly because your exams are very nearby. So our topic is brucellosis. Okay. So before starting this topic, I want to give some headings. First of all, what is this brucellosis? So is this brucellosis is a disease. It is a disease. ये एक बीमारी है. Okay. Now first of all, we have to study it several headings. It is causative agent. मीन्स इसको कॉज कौन करता है? तो इसको जो कॉज करता है वो होता है ब्रूसेला. ब्रूसेला एक बैक्टीरिया है जो इसे कॉज करता है. अब ये जो ब्रूसेला है इसकी काफी स्पीसीज होती हैं. ब्रूसेला मेलिटेंसिस, देखिए स्पेलिंग पर मत जाइएगा और प्रोनाउंसिएशन पे मत जाइएगा. वी हैव टू जस्ट राइट द एग्जाम. सो ब्रूसेलो मेलिटेंसिस, ब्रूसेला अबॉर्टस नंबर 2. और आप चिंता मत कीजिए, मैं रफली आपको लिख के समझा रहा हूँ, बाद में आपको नोट्स में भी दिखा दूंगा. नाउ ब्रूसेला कैनिस एंड अनदर वन इज ब्रूसेला स्विस. तो यहाँ पर ये इसकी 4 स्पीसीज होती हैं. अब ये जो इसका कॉजेटिव एजेंट है ब्रूसेला, इसके बारे में आपको 3 बातें याद रखनी है. नंबर 1 कि ये क्या होता है, स्मॉल होता है, ग्राम नेगेटिव होता है, इट इज ग्राम नेगेटिव. और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में जो आपको याद रखनी है वो ये क्या है, ये कोकोबैसिलस होता है. कोकोबैसिलस होता है मीन्स ये क्या है कि ये राउंड भी पाया जाएगा और ये आपको रोड शेप में भी पाया जाएगा. तो एक कोकोबैसिलस होता है, एक बात आपको याद रखनी है. एक पॉइंट फास्टिडियस होता है. फास्टिडियस का मतलब होता है कि इसको कोई स्पेशल अगार की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए. एंड नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ओब्लिगेट एरोब होता है. ओके, मीन्स ये स्ट्रांगली, ये ऑब्लिगेट एरोब होता है. मींस इसको ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है. बट फिर भी जब हम किसी पेशेंट पे शक हो जाता है कि इस पेशेंट के ब्रूसेलोसिस का इन्फेक्शन हुआ है, ब्रूसेला का इन्फेक्शन हुआ है, तो उसे ग्रो करवाने के लिए हम लोग 5 to 10% CO2 का यूज़ करते हैं. ओके, नेक्स्ट ये पॉइंट अपने को पता चल गया. तो ये पॉइंट्स हमने पढ़े इस ब्रूसेला के बारे में. अब हम इस बीमारी के बारे में जो डिजीज कॉज करता है ब्रूसेलोसिस, इसके बारे में खास बात करें. स्पेशल पॉइंट, इसको अंडुलेटिंग फीवर बोलते हैं. ठीक है, इसको ऐसा क्यों बोलते हैं? इसको ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फीवर में क्या होता है कि सबसे पहले बुखार चढ़ेगा, फेब्राइल पीरियड आएगा और उसके बाद क्या होगा, इसके कुछ समय बाद क्या होगा, बंदा नॉर्मल हो जाएगा. ठीक है, नॉर्मल हो जाएगा, उसके बाद फिर से बुखार चढ़ेगा. तो इसलिए उसको अंडुलेटिंग फीवर बोलते हैं. और अगर हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसका नाम इसके साइंटिस्ट के नाम पर दिया हुआ है जिस इसकी डिस्कवरी हुई थी. और सबसे पहले माल्टा आइलैंड पे देखा गया था, इसलिए इसको हम लोग माल्टा फीवर भी बोल देते हैं क्योंकि इसको सबसे पहले माल्टा आइलैंड पे देखा गया था. अब अगर हम इसके स्पीसीज के बारे में बात करें, इसके नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करें तो ये जो होती है मेलिटेंसिस, तो मेलिटेंसिस कहाँ इन्फेक्शन कॉज करती है? तो ये मेनली कॉज करती है शिप और गोट के अंदर. ये जो बैक्टीरिया है ये बेसिकली एनिमल्स का बैक्टीरिया है. ये एनिमल्स में इन्फेक्शन कॉज करता है और एनिमल से ये डिजीज जो है वो इंसानों के अंदर आती है. तो ये करता है इन्फेक्शन शिप एंड गोट के अंदर. अबॉर्टस इन्फेक्शन करता है हमारे काऊ या जो कैटल्स होती हैं उनके अंदर, और साथ ही साथ बुफेलोस के अंदर ये इन्फेक्शन कॉज करता है. जो कैनिस सबको पता है डॉग के अंदर, और स्विस मतलब पिग के अंदर ये इन्फेक्शन कॉज करेगा. तो ये हमने इसकी स्पीसीज के बारे में भी पढ़ लिया. फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास आता है एंटीजेनिक स्ट्रक्चर. तो एंटीजेनिक स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर बेसिकली 2 एंटीजन पाए जाते हैं, एक M एंटीजन और एक A एंटीजन. तो याद करने की ट्रिक बहुत आसान है, M फॉर मेलिटेंसिस. तो ये जो मेलिटेंसिस होगा इसके अंदर M एंटीजन पाया जाएगा. जो अबॉर्टस है उसके अंदर A एंटीजन पाया जाएगा. और बाकी तो इसके अंदर क्या होता है कि जो M एंटीजन है वो आपका पाया जाता है इसके अंदर, मेलिटेंसिस के अंदर जो A एंटीजन है वो पाया जाता है आपका अबॉर्टस के अंदर. लेकिन जो आपका स्विस होता है इसके अंदर M और A दोनों प्रकार के एंटीजन पाए जाएंगे. ओके, तो ये खत्म हो गया. अब अगला आता है पैथोजेनेसिस का मतलब होता है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पैथोजेनेसिस जो होता है इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसमिशन, कि ये कैसे फैलता है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्प्रेड, कि ये कैसे हमारी पूरी बॉडी में स्प्रेड होता है, फर्स्ट चीज. सेकेंड थिंग हम पढ़ेंगे, थर्ड थिंग कि कौन कौन से ऑर्गन इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं. फोर्थ थिंग हम पढ़ेंगे इसके अंदर कि हमारी बॉडी किस तरीके से, हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो इसके खिलाफ रिस्पॉन्स करता है. ये पॉइंट्स हम पढ़ेंगे. तो स्प्रेड के अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी 4 तरीके होते हैं. सबसे पहले डायरेक्ट स्प्रेड का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक भैंस है, ये मानो चाहे मत मानो,
मान लो कि ये भैंस है बुफेलो, इसके ब्रुसेलोसिस हो रखा है, ब्रुसेला का इन्फेक्शन हो रखा है। अब अगर मान लीजिए इस भैंस ने यूरिन पास कर दिया, ठीक है, इस भैंस ने क्या किया, यूरिन पास किया, और आपका जो हाथ था, आपका हाथ था, इस हाथ पे चोट लगी हुई थी, यहाँ पर चोट लगी हुई थी और यहाँ की स्किन हटी हुई थी, और आपका ये जो हाथ था गलती से इसके यूरिन के कांटेक्ट में आ गया, या फिर इसके जो फीसेस होते हैं उसके कांटेक्ट में आ गया, या फिर इसके ब्लड के कांटेक्ट में आ गया, किसी भी तरीके से इसके बॉडी फ्लूइड्स के कांटेक्ट में आपका हाथ आ गया जिस पर पहले से चोट लगी हुई थी, अब्रेडेड स्किन थी, तो उससे क्या होगा, ये बैक्टीरिया आपके हाथ के अंदर घुस के आपकी पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैला देगा। वो होता है डायरेक्ट स्प्रेड। दूसरा आता है एयर। एयर का मतलब होता है कि जिस जगह पर ये भैंस रह रही होगी उस जगह पर यहाँ पे छपरा होगा, तो इसका जो ब्रुसेला का जो बैक्टीरिया है वो इस छपरे पर भी बैठा हुआ होगा, तो छपरे के अंदर क्या होगा, एयर से, मान लीजिए आपने सांस ली तो एयर के थ्रू ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर घुस गया। तो यहाँ पर हमने क्या किया, दो तरह के स्प्रेड देख लिए, डायरेक्ट स्प्रेड और एयरबोर्न। एक होता है फूड। फूड का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने इस गाय का, भैंस का दूध निकाला, वो दूध आपने अच्छे से गर्म नहीं किया, तो अनपास्चुराइज्ड जो आपने इसका जो फूड था वो आपने खा लिया, उसकी वजह से क्या होगा, आपके अंदर इन्फेक्शन जो है वो पूरी तरीके से फैल जाएगा। दूसरा आता है पर्सन टू पर्सन, कि भाई एक बार किसी इंसान के हो गया तो आपसे आपके भाइयों के और इन सब में फैल गया। स्प्रेड को कुछ भी खास नहीं कि एक बार ये आपकी बॉडी में घुस गया तो ये आपकी लोकल साइड जहाँ से ये घुसा है वहां से ये धीरे धीरे करके क्या होगा, आपकी पूरी बॉडी में फैल जाएगा, उसको हम बैक्टीरियमिया बोल देंगे। ऑर्गन इन्वॉल्व के अंदर, इसके अंदर सबसे पहले स्प्लीन, बोन मैरो, लिम्फ, ये सब इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। तो ये इसके इंपॉर्टेंट ऑर्गन आ गए जो इसके अंदर क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। फिर आता है आपका लोकल रिस्पॉन्स, कि आपकी जो बॉडी है वो क्या करती है जब ये बैक्टीरिया घुसता है। तो सबसे पहले आपकी न्यूट्रोफिल्स अटैक करती हैं, और आपकी न्यूट्रोफिल्स के बाद वो सेल्स अटैक करती हैं जो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन कॉज करती है। देखो ये पैथोलॉजी का टॉपिक है कि सबसे पहले जब भी हमारी बॉडी में कोई अटैक होता है तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स अटैक करती हैं, और न्यूट्रोफिल्स के बाद क्या होता है, अपनी जो दूसरी सेल्स हैं वो आके अटैक करती हैं। अब इसके बाद न्यूट्रोफिल्स ने अटैक कर दिया, फिर आता है सर्वाइवल, कि ये बैक्टीरिया हमारी जो सेल्स अटैक करती हैं उन सेल्स के अंदर सर्वाइव कैसे कर पाता है। तो ये क्या करता है, अपना जो लिपोप्रोटीन है, जो इसका जो लिपोपॉलीसैकेराइड, एलपीएस, लिपोपॉलीसैकेराइड की जो लेयर है उसमें चेंज कर देता है, तो चेंज करने की वजह से सर्वाइव कर पाता है। थर्ड थिंग, जब इस बैक्टीरिया को मारना होता है तो मेन जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रोल प्ले करती है। जो हमारी एंटीबॉडीज हैं उनका बहुत ही कम रोल होता है इस बैक्टीरिया को मारने में, बहुत ही लेस रोल होता है। मेन रोल सेल मीडिएटेड एंटीबॉडी का होता है, और सेल मीडिएटेड में भी जो टी हेल्पर सेल 1 होती हैं ये इंटरफेरोन रिलीज करती हैं। ये इंटरफेरोन गामा जो होता है ये मैक्रोफेजेस को फिर बाद में एक्टिवेट करता है। तो यहाँ पर हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ब्रुसेला को मारने में ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि मान लीजिए कल को आप डॉक्टर बन गए तो जब तक आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नहीं पता चलेंगे सारी बीमारियों के, तो आप कैसे पेशेंट का इलाज करोगे। और दूसरा, अगर क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन आ गया आइदर इन पीजी और इन योर यूनिवर्सिटी, हाउ यू आर गोइंग टू डील। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सबसे पहले आता है क्लासिकल ट्रायड। इसको हम इन हेडिंग में पढ़ेंगे, क्लासिकल ट्रायड फर्स्ट हेडिंग। दूसरा टाइफाइड लाइक सिम्टम्स, और तीसरा इसके नाम लिखेंगे मस्कुलोस्केलेटन अफेक्टेड, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। और चौथा हम पढ़ेंगे अनड्यूलेटिंग नेचर। तो सबसे पहले क्लासिकल ट्रायड, कि अगर किसी पेशेंट में ये 3 सिम्टम्स दिखाई देने लग जाते हैं, ये 3 चीजें दिखाई देने लग जाती है, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि इस पेशेंट के अंदर ब्रुसेला का इन्फेक्शन हुआ है। सबसे पहला आता है नाइट स्वेट्स मतलब रात को पसीना आना, ये। और फिर इसके अंदर क्या होता है, जो दूसरा सिम्टम अपने को देखने को मिलता है, तो फर्स्ट सिम्टम तो ये हो गया, दूसरा सिम्टम अपने को दिखाई देगा कि जोड़ों में दर्द होना, इन्फ्लामेशन इन जॉइंट्स, वो अपने को इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो जो अपना फर्स्ट सिम्टम था वो हो गया नाइट स्वेट, जो दूसरा सिम्टम था वो हो गया हमारा इन्फ्लामेशन हो जाना, और तीसरा सिम्टम होता है हिपेटोस्प्लेनोमेगैली। ये अपना जो था 3 सिम्टम। तो ये क्लासिकल ट्रायड अगर है तो आपको तुरंत समझ जाना है कि बंदे के जो है ब्रुसेला है। तीसरा, इसके जो सिम्टम्स होते हैं एकदम टाइफाइड जैसे होंगे, मतलब जो ब्रुसेला का पेशेंट आएगा आपको ऐसे लगेगा कि इस बंदे के टाइफाइड है। पर इसमें क्या होता है कि टाइफाइड के जो सिम्टम्स होते हैं लेस सीवियर होते हैं, मतलब सिम्टम्स होंगे टाइफाइड के पर वो लेस सीवियर होंगे और लेस ड्यूरेशन के लिए रहेंगे।
और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये जो बैक्टीरिया होता है ना, ये आपके जो मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम होता है उसको बेसिकली ज्यादा इफेक्ट करता है। और मस्कुलोस्केलेटन के अंदर आपके दो नाम लिखे हुए अपूर्वा शास्त्री के अंदर, एक तो वर्टिब्रल ओस्टियोमाइलाइटिस और एक होता है आपका सेप्टिक, एक तो हो गया आपका वर्टिब्रल और एक होता है आपका सेप्टिक, दिस वन सेप्टिक, सेप्टिक फीवर, सेप्टिक टाइप का फीवर होता है। तो वर्टिब्रल ओस्टियोमाइलाइटिस मतलब आपकी जो वर्टिब्रा होगी उसके अंदर क्या होगा, जो बेसिकली लंबर वर्टिब्रा है उसके अंदर बंदे के पेन होने लग जाएगा, इन्फेक्शन होने लग जाएगा। और एक होता है सेप्टिक एंथ्राइटिस, जो जोड़ों में दर्द होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, वो होता है इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स। तो इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स होने लग जाएगा थोड़े समय के लिए, वो इसके अंदर दो सिम्टम्स अपने को देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर बैक्टीरिया ज़्यादा बॉडी में प्रोमिडोमिनेट हो गया है तो उसके सीवीएस के सिम्टम जैसे ब्रेडिकार्डिया ये सब होने लग जाएगा। सीएनएस के सिम्टम जैसे बंदे के एपिलेप्सी हो जाना, सीजर्स हो जाना, वो सब आने लग जाएंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी का मतलब होता है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट होती है, कि ये मोस्टली सबसे पहले तो ये माल्टा आइलैंड पे पाया गया था जो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड थिंग आती है कि जहाँ पर गाय भैंस ज़्यादा पाली जाती हैं, अब जाहिर सी बात है जो यूरोप जैसी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर तो ये नहीं फैलेगा क्योंकि वहाँ पे लोग गायों को बहुत कम पालते हैं और पालते भी हैं तो बहुत हाइजीनिक रहते हैं। ये मोस्टली उन कंट्रीज़ में पाया जाता है। अब कंट्रीज़ के नाम तो आपको याद रहेंगे नहीं और वो आप कम्युनिटी मेडिसिन में पढ़ोगे। मोस्टली उन कंट्रीज़ में पाया जाता है जहाँ पर गाय भैंसों को ज़्यादा पाला जाता है। तो अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि भाई एक फार्मर है जो कि गाय भैंसे भी पालता है, या कोई गडरिया है, शेपर्ड है, तो वो है, तो इसका मतलब उनके अंदर क्या होता है, इस बैक्टीरिया को फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया कि किस तरीके से इसके पूरा इंट्रोडक्शन। अब हम इसके नोट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ब्रुसेलोसिस। ब्रुसेलोसिस क्या है, एक तरह की डिजीज है। होगा क्या कि जब भी आपके यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आएगा दो तरीके से आएगा, या तो आपको बीमारी का नाम दे देगा या फिर आपको बैक्टीरिया का नाम दे देगा। ठीक है, कॉजेटिव एजेंट कौन सा होता है, ब्रूसेला, ये क्या हो गया इसका पॉजिटिव एजेंट हो गया है। ठीक है, और ब्रुसेला की 3 स्पीसीज हमने डिस्कस किए थे इंट्रोडक्शन में। ये ऐसे आपको यूनिवर्सिटी में लिख के आना है। यूनिवर्सिटी में अगर आ जाए कि ब्रुसेलोसिस के बारे में लिखो तो सबसे पहले हेडिंग डालनी है पॉजिटिव एजेंट दैट इज ब्रुसेला। इंट्रोडक्शन, तो इसमें लिखोगे स्मॉल ग्राम नेगेटिव कोको बेसिलस, नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट फास्टिडियस, and number 3 point, what is this, it is obligate aerobe। हिस्ट्री के अंदर हम बेसिकली केवल एक पॉइंट लिखेंगे कि ये सबसे पहले माल्टा आइलैंड जो था, माल्टा आइलैंड, वहां पर इसकी डिस्कवरी हुई थी। नॉमेनक्लेचर में हम लिखेंगे कि ब्रुसेला मेलिटेंसिस यहाँ पर होता है, स्पेलिंग बार चेक कर लेना। ये जो होता है बेसिकली शिप या गोट में इन्फेक्शन करता है। एक ब्रुसेला अबॉर्टस होता है, ये अपना कैटल और बुफेलो में इन्फेक्शन करता है। एक ब्रुसेला कैनिस होता है जो डॉग्स में इन्फेक्शन करता है, और एक ब्रुसेला स्विस होता है जो कि पिग्स वगैरह में इन्फेक्शन करता है। एंटीजेनिक स्ट्रक्चर में 2 एंटीजन होते हैं, एक होता है एम, एक होता है ए। एम फॉर मेलिटेंसिस, ए फॉर अबॉर्टस। और अब अगर कोई आपसे पूछ लेता है कि वो कौन है जो दोनों, जिसके अंदर दोनों एंटीजन होते हैं, तो जिसमें दोनों एंटीजन हो, बोथ एंटीजन, वो होता है आपका स्विस। हो गया, तो ये आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट हो गया। नेक्स्ट आता है अपना पैथोजेनेसिस। तो उसमें ट्रांसमिशन फर्स्ट पॉइंट है। फूड बोर्न कैसे, आप अनपास्चुराइज्ड मिल्क पी लो उस एनिमल का जिसके कारण, जिसमें पहले से इन्फेक्शन है। डायरेक्ट कांटेक्ट मतलब आप एब्रेडेड स्किन है, आपकी स्किन जो है वो चोटिल है, वहाँ पर खून आ रहे हैं, और आप उस एब्रेडेड स्किन से डायरेक्ट उसके जो एनिमल है उसके यूरिन के कांटेक्ट में आ जाओ, उसके फेसिस के कांटेक्ट में आ जाओ, एट्सेट्रा। नेक्स्ट आता है एयरबॉर्न, मतलब अगर मान लीजिए जो काउ शेड है उसमें ये बैक्टीरिया रहेगा, आप वहाँ से इन्फेक्शन ले लो। पर्सन टू पर्सन, आपको पता ही एक बार हो गया तो फैलने लग जाए। स्प्रेड, तो ये अपनी जो लोकल जगह होती है वहाँ से धीरे धीरे पूरी बॉडी में फैल जाता है। ऑर्गन इन्वॉल्व के अंदर आप लिखेंगे कि इसके अंदर आपका लीवर इन्वॉल्व होता है, आपकी स्प्लीन इन्वॉल्व होती है,
और इसके साथ ही साथ आपके लीवर होता है, स्क्रीन होता है, लिम्फ जो होती है, लिम्फ नोड, वो इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट आता है लोकल टिश्यू रिस्पॉन्स। तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स आती हैं और न्यूट्रोफिल्स के बाद आ जाती है, कौन आती है आपकी, न्यूट्रोफिल्स के बाद आपकी जो क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी सेल्स हैं, उसके बाद क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी सेल्स जो होती हैं वो आ जाती हैं। ओके, फिर इंट्रासेलुलर सर्वाइवल कैसे होता है, एलपीएस, ये अपने लिपोपॉलीसेकेराइड की जो मेम्ब्रेन है उसके स्ट्रक्चर को ये क्या करता है, चेंज कर लेता है। फिर इसके बाद होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है वो बेसिकली यहाँ पर रोल प्ले करती है। और जो TH1T हेल्पर 1 सेल्स होती हैं ये क्या होती है, इंटरफेरोन गामा रिलीज करती है, जिसकी वजह से मैक्रोफेजेस जो हैं वो कैसी हो जाती हैं, वो एक्टिवेट हो जाती हैं। तो ये हमने क्या किया, इसका पैथोजेनेसिस पढ़ लिया। फिर हम चर्चा करेंगे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बारे में। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बारे में अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले आ जाता है आपका क्लासिकल ट्रायड। अब वीडियो पॉज करके दिमाग लगाओ, दिमाग पे जोर डालो, क्या था क्लासिकल ट्रायड। सबसे पहले नाइट स्वेट्स, रात को पसीना आना। दूसरा अर्थराइटिस, मतलब कि जोड़ों में दर्द होना, ठीक है। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो था हिपैटोस्प्लीनोमेगाली। फिर अपन नेक्स्ट क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे टाइफाइड लाइक फीवर, टाइफाइड लाइक सिम्टम्स। टाइफाइड लाइक में क्या लिखेंगे कि इसके जो सिम्टम्स होते हैं टाइफाइड को मिमिक करते हैं, पर अंतर क्या होता है, लेस सीवियर होते हैं, ठीक है। और दूसरा मोस्टली जो मस्कुलोस्केलेटन होता है वो मोस्टली इन्वॉल्व होता है। ये दूसरा पॉइंट आ गया। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है इसके अंदर आपके दो, एक तो वर्टिब्रल ओस्टियोमाइलाइटिस और दूसरा क्या होता है सेप्टिक अर्थराइटिस। ये दो चीज़ें आपको लिख कर आनी है। फिर जो सिम्टम्स होते हैं वो आपको हर जगह लिखने हैं कि ज़्यादा फैल जाए तो सीवियस में भी इन्फेक्शन कर सकता है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स कॉज कर सकता है, वो सब आप खुद अपनी तरफ से बना के लिख सकते हो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। फिर एपिडेमियोलॉजी के अंदर मैंने पहले बता दिया कि इसमें माल्टा आइलैंड में पाया गया था, जहाँ पर जानवरों को ज़्यादा पाला जाता है, वहाँ पर फैलने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो फिनिश होता है, जिसमें मैंने ब्रूसेला का इंट्रोडक्शन आपको बता दिया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लैब डायग्नोसिस पढ़ेंगे विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और जाने से पहले मेरे जो पिछले वीडियोस थे लैब डायग्नोसिस ऑफ साल्मोनेला और साल्मोनेला का इंट्रोडक्शन, उससे मैं 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में लिखना। सबसे पहले ये बताओ कि अगर किसी को टाइफाइड हो गया है तो उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है स्टेप लेटर फीवर। तो अगर मान लीजिए किसी को टाइफाइड हुए 2 हफ्ते हो गए हैं तो सेकेंड वीक ऑफ इलनेस के अंदर हम कौन सा टेस्ट करते हैं। तो इसके मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। सबसे पहले हम ब्लड एज ए सैंपल लेंगे, बोन मैरो एज ए सैंपल लेंगे, या फिर हम लोग उसका विडाल टेस्ट करेंगे और हम उसका जो सीरम है वो एज ए सैंपल लेंगे, या फिर हम उसका यूरिन एज ए सैंपल लेंगे। तो सेकेंड वीक ऑफ इलनेस में हम कौन सा सैंपल लेते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो साल्मोनेला का बैक्टीरिया होता है वो बॉडी में पैथोजेनेसिस कॉज करने के लिए एक स्पेशल मेथड यूज़ करता है, तो स्पेशल मेथड का नाम क्या है। तो ये आप मुझे कमेंट में इसके आंसर बताइए, और जब अगर आपको नहीं पता है तो आप पिछले वीडियो देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।